हेलो एंड नमस्ते एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पार्लियामेंट एक बहुत बड़ा टॉपिक है। सिलेबस के अकॉर्डिंग ही हम चल रहे हैं। हमने टॉपिक्स जो हैं वो क्या क्या कर लिए हैं। वाइस प्रेसिडेंट हमारा हो गया है, प्रेसिडेंट हो गया है, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, बेसिक्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ये आपको टॉपिक्स जो है वो करा दिए गए हैं। साथ ही साथ में आज हम पार्लियामेंट स्टार्ट करेंगे। थोड़ा सा बड़ा टॉपिक ज़रूर रहेगा, बट आपको पेशेंस बनाकर रखना है। इंग्लिश मीडियम वालों को बहुत हेल्प होने वाली है। तो स्क्रीन पे हो सकता है आपको थोड़े छोटे छोटे शब्द दिखाएं, तो मैं स्क्रीन से हट जाऊंगी और पूरा वीडियो जो है वो आप ध्यान पूर्वक सुनेंगे और समझेंगे। कुछ आर्टिकल्स जो हैं वो भी इम्पॉर्टेंट हैं, वो भी याद करेंगे। एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो। चलिए। सबसे पहले देखिए पार्लियामेंट के अंदर होता कौन कौन है ना। आपने पिक्चर्स में देखा होगा जहाँ पे काफ़ी सारे लोग बैठे रहते हैं। तो पार्लियामेंट के अंदर एक तो होंगे प्रेसिडेंट, हालांकि सीट पर स्पीकर बैठे रहते हैं, बट प्रेसिडेंट इज़ अ पार्ट ऑफ पार्लियामेंट। देन लोकसभा एंड देन राज्यसभा। प्रेसिडेंट हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, ये पार्लियामेंट का ही पार्ट होते हैं, लेकिन कोई एमपी नहीं होते, ठीक है। दो नॉट अ मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, बट हाँ लोकसभा के एमपी बनने की पूरी पूरी कैपेसिटी ये रखते हैं। प्रेसिडेंट नहीं सुना है तो वो आप देख लीजिएगा। कोई भी बिल अगर पास होता है तो जब तक प्रेसिडेंट उस पर हामी नहीं भर देते तब तक बिल पास नहीं माना जाता। प्रेसिडेंट ही हाउस को समन एंड प्रोरोग करते हैं। प्रेसिडेंट मैंने आपको पूरा करा दिया है, प्लीज़ गो एंड चेक द प्लेलिस्ट। लोकसभा को भंग कर सकते हैं, डिसॉल्व कर सकते हैं, दोनों हाउसेस को एड्रेस भी प्रेसिडेंट ही करते हैं। ऑर्डिनेंसेस इशू करने हैं तो वो भी इशू कर सकते हैं कौन? प्रेसिडेंट। ऑर्डिनेंसेस कब इशू होते हैं? जब पार्लियामेंट हाउस में नहीं होती। लोकसभा को लोअर हाउस भी कहते हैं, फर्स्ट चैम्बर भी कहते हैं, पॉपुलर हाउस भी कहते हैं, हाउस ऑफ पीपल भी कहते हैं। ये जो जिन लोगों को हम चुनते हैं वो जाके लोकसभा में बैठते हैं, सो दे रिप्रेजेंट्स पीपल्स विल। राज्यसभा को अपर हाउस, सेकंड चैम्बर, हाउस ऑफ एल्डर्स या काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी बोलते हैं। यहाँ पे स्टेट्स के इंटरेस्ट के लोग जाते हैं। अब वो कैसे जाते हैं तो वो राज्यसभा वाले हम अभी आपको पढ़ाएंगे। देखिए, सबसे पहले बात करेंगे लोकसभा की। तो ये आपको लोकसभा नज़र आ रही होगी। लोकसभा के अंदर 550 मेंबर्स हैं, जिसके अंदर 530 वो लोग हैं जो कि अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी से इलेक्ट होकर आए हैं। जैसे मान लीजिए बीकानेर है, बीकानेर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है, यहाँ से हमने मान लीजिए अर्जुन राम मेघवाल को इलेक्ट किया, तो वो जाके फिर एमपी बन गए हैं और वो जाके लोकसभा में बैठेंगे। ये हमने इलेक्ट किए हैं, हमने वोटिंग दी है एमपी के लिए। और 20 मेंबर्स कौन होंगे? ये यूनियन टेरिटरीज से आएंगे। यूनियन टेरिटरीज़ के रिप्रेजेंटेशन होंगे। यहाँ पे भी डायरेक्ट इलेक्शन होगा। एक्ट कौन सा है? 1956, जिसके थ्रू अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, लक्षद्वीप, दादर एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव, यहाँ से मेंबर सिलेक्ट होकर आएंगे। पहले 2 एंग्लो इंडियन मेंबर्स भी होते थे, पहले 552 मेंबर्स होते थे, लेकिन 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया। मैं थोड़ा पेन का कलर चेंज कर लेती हूँ, लेट मी टेक ब्लैक कलर ले लेते हैं, ठीक है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया 104th, जिसमें ये कहा गया कि अब कोई एंग्लो इंडियन नॉमिनेट नहीं करने, ना ही लोकसभा में और ना ही स्टेट असेंबलीज़ के अंदर, ठीक है। पहले स्टेट असेंबलीज में भी होते थे, लेकिन अब इनको ख़त्म कर दिया गया। तो ये हो गया आपका लोकसभा। अब आइए बात करते हैं राज्यसभा की। राज्यसभा में 250 मेंबर्स, यहाँ पे 238 स्टेट्स को रिप्रेजेंट करेंगे एंड यूनियन टेरिटरीज को भी रिप्रेजेंट करेंगे। वहाँ क्या था? वहाँ 530 थे जो कि किसको रिप्रेजेंट कर रहे थे? स्टेट्स को। एंड 20 किसको रिप्रेजेंट कर रहे थे? यूनियन टेरिटरीज को। यहाँ पर जो 238 हैं वो स्टेट्स यूनियन टेरिटरीज दोनों को रिप्रेजेंट करेंगे। स्टेट्स के जो मेंबर्स होंगे उनको कौन इलेक्ट करेगा? और 12 मेंबर्स कौन होंगे? नॉमिनेटेड होंगे। पहले आप नॉमिनेटेड सुनिए। देखिए 12 ये ऐसे लोग हैं जिनको किसी भी इंसान ने नहीं जिताया है, हम लोगों ने उनको नहीं वोट किया। फिर किसने किया? इनको प्रेसिडेंट ने बोला कि भाई आप लोगों के पास स्पेशल नॉलेज है, आप लोगों के पास एक्सपीरियंस है। अच्छा, किस में एक्सपीरियंस है? आर्ट में, लिटरेचर में, साइंस में, सोशल सर्विस में, तो आपको हम एमपी बनाते हैं। तो ये लोग एमपी बन जाते हैं। तो इस तरीके से 12 लोग जो है वो बिना वोटिंग के ही एमपी बन जाते हैं और राज्यसभा में जाकर बैठते हैं, ठीक है। फिर बाकी लोग कहाँ से आए? तो देखिए बाकी लोग कहाँ से आए। पहले मैं इसको रब कर देती हूँ। जो 238 हैं इनमें से शेड्यूल 4 में लिखा हुआ है कि ये लोग स्टेट्स के थ्रू आएंगे।
स्टेट्स के थ्रू आएंगे एंड पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग आएंगे, मतलब इनकी जो सीट होंगी वो पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग होंगी। जैसे उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है तो उत्तर प्रदेश के सबसे ज़्यादा लोग आपको राज्यसभा में बैठे हुए नजर आएंगे। अब इनको किसने इलेक्ट किया? इनको जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, जैसे मान लीजिए राजस्थान है, इसके अंदर 200 लोग हैं, यहाँ पर जो लोग बैठे हुए हैं मीन्स जो एमएलएज बैठे हुए हैं, यानी कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं यानी कि जो एमएलएज हैं वो इनको भेजते हैं। मान लो इन 200 में से 25 जनों को किस में भेज दिया, वैसे आई थिंक 10 हैं, 10 जनों को किस में भेज दिया कि भाई आप राज्यसभा में जाओ। तो इनको इलेक्ट करा किसने? एमएलएज ने। किसके थ्रू? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू। कैसे वोट किया? सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। आई होप इट्स क्लियर। जिस स्टेट में सबसे ज़्यादा एमएलए होंगे उसके सबसे ज़्यादा लोग आकर कहाँ बैठेंगे? कहाँ पर बैठेंगे? लोकसभा के अंदर 25 ही हैं और आई थिंक राज्यसभा में 10 हैं राजस्थान से, ठीक है। तो ये लोग कहाँ जाकर बैठेंगे? राज्यसभा में जाकर बैठेंगे, ठीक है। यूनियन टेरिटरीज से क्या होगा? यूनियन टेरिटरी से इनडायरेक्टली इलेक्टेड होंगे। कैसे? कुछ इलेक्टोरल कॉलेज बनेगा, मीन्स कुछ पर्टिकुलर लोग होंगे जो कि वोट करेंगे। और 9 यूनियन टेरिटरीज में सिर्फ 3 ही हैं जिसके लोग राज्यसभा में आपको देखने को मिलते हैं, दिल्ली, पुडुचेरी एंड जम्मू एंड कश्मीर। आई होप याद रह जाना चाहिए। लोकसभा में इलेक्शन कैसे होते हैं? तो लोकसभा के इलेक्शन तो बहुत सिंपल है, एमपीज के सिंपल से वोट है ना। हो सकता है देखो राज्यसभा की वोटिंग समझने में प्रॉब्लम आए, यूनियन टेरिटरीज की वोटिंग समझने में प्रॉब्लम आए, लेकिन लोकसभा के लिए तो एमपी के वोट होते हैं। आप जाइए वोट दीजिए, एमपी बन जाएगा कोई भी। तो टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ने ये कहा है कि यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए अलग अलग स्टेट्स में, अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, लेकिन जहाँ पे पॉपुलेशन 6 मिलियन से कम है ये उस स्टेट में लागू नहीं होता। जैसे ही सेंसस होता है, अभी तो देखो 2011 के बाद हुआ ही नहीं है, अब हो रहा है, तो हर सेंसस के बाद रीएडजस्टमेंट करना होता है क्योंकि स्टेट्स की पॉपुलेशन चेंज हो जाती है, तो सीट भी उसी हिसाब से देनी होती है, स्टेट को भी उसी हिसाब से डिवाइड करना पड़ता है। जैसे मान लो पहले पॉपुलेशन ज़्यादा है, पहले पॉपुलेशन कितनी थी? मान लो जैसे कि अब मैं बहुत आसान शब्दों में समझाती हूँ, मान लो पॉपुलेशन सिर्फ 5 थी तो 5 लोगों पे एक था। अब मान लीजिए 7 है तो हो सकता है 3 लोगों पे एक एमएलए को चूज़ किया जाए, या फिर कैसे सिस्टम तो चेंज होगा ना। तो सेंसस के बाद जो डिवीजन होगा स्टेट्स का वो क्या होगा? चेंज होगा। पार्लियामेंट को पूरी आज़ादी है ये डिसाइड करने की कि किस तरीके से डीलिमिटेशन होना है और किस तरीके से किस स्टेट को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है। सीट्स रिजर्व हैं एससी और एसटी के लिए एंड ये एक्सटेंड भी कर दिया गया है। देखिए 2020 जब 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया तो जो एंग्लो इंडियंस का जो नॉमिनेशन था वो तो ख़त्म कर दिया गया, लेकिन एससी और एसटी का रिजर्वेशन कंटिन्यू किया गया और ये 25 जनवरी 2030 तक कंटिन्यू रहेगा, जो कि 2020 में ख़त्म होने वाला था। कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या सिस्टम अडॉप्ट किया है? फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। मैंने आपको प्रेसिडेंट के इलेक्शंस में भी ये समझाया था। अब बात करते हैं ड्यूरेशन ऑफ लोकसभा की। लोकसभा में कितने टाइम के लिए, राज्यसभा में कितने टाइम के लिए? काफ़ी इंटरेस्टिंग है। देखिए लोकसभा के अंदर जैसे ही 5 साल पूरे हो जाएंगे तो लोकसभा भंग हो जाएगी। 5 साल के लिए होती हैं एंड इसको कोर्ट ऑफ लॉ में चैलेंज नहीं किया जा सकता। हाँ, अगर मान लीजिए कंट्री में इमरजेंसी लगी हुई है तो उस टाइम पर 1 साल तक के लिए लोकसभा का टाइम पीरियड बढ़ाया जा सकता है, और जैसे ही इमरजेंसी ख़त्म हो जाएगी तो उसके विदिन 6 मंथ्स आपको वो लोकसभा भंग करनी ही करनी पड़ेगी। वो लोकसभा 6 महीने के बाद कंटिन्यू नहीं कर पाएगी। मतलब एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि मतलब अगर इमरजेंसी हो जाए तो फिर भी 1.5 साल तक कहीं ना कहीं लोकसभा को और खींचा जा सकता है, मैक्सिमम 1.5 साल तक। राज्यसभा कंटिन्यूइंग चैम्बर्स है। हर दूसरे साल 1/3 मेंबर रिटायर होते रहते हैं। जैसे अगर मान लीजिए 250 मेंबर्स हैं तो 250 में से 1/3 अराउंड 80 के करीब, तो हर दूसरे साल क्या होंगे? 80 मेंबर्स रिटायर होते रहेंगे और इनकी जगह कोई और आता रहेगा। राज्यसभा एक परमानेंट बॉडी है क्योंकि ये डिसॉल्व तो नहीं हो रही है ना। हमने नहीं पढ़ा कि राज्यसभा डिसॉल्व हो रही है, डिसॉल्व तो सिर्फ लोकसभा होती है, लोकसभा तो एक साथ बदलेगी, लेकिन राज्यसभा हर दूसरे साल 80 लोग बदल जाते हैं। परमानेंट बॉडी है, डिसॉल्व नहीं होती। इसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशन में इनका टर्म फिक्स नहीं है, क्योंकि टर्म फिक्स हो जाता फिर तो अलग ही बात थी। ये पार्लियामेंट के ऊपर डिपेंड है। यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 ये कहता है कि 6 ईयर्स इनका मेंबर्स का टाइम पीरियड है, क्योंकि 2-2 साल का टाइम हो रहा है, तो 6 साल में नंबर आएगा ही आएगा। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951
प्रेसिडेंट को ये पावर भी देता है कि वो चाहे तो मेंबर्स का टर्म कम भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं मेंबरशिप ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट का मेंबर बनने के लिए, एमपी बनने के लिए क्या क्या होना चाहिए? तो देखिए, एक तो सबसे पहले आप इंडिया के सिटीज़न, फिर आपको ओथ लेनी पड़ेगी और इलेक्शन कमीशन के सामने जो भी आपको अफर्मेशन है वो देना पड़ेगा। अगर आपको राज्यसभा का एमपी बनना है तो कम से कम आपकी एज 30 ईयर्स और लोकसभा का बनना है तो मिनिमम 25 ईयर्स। और अगर पार्लियामेंट कोई और क्वालिफिकेशन बताता है तो वो भी आपकी होनी चाहिए। डिसक्वालिफिकेशन क्या है, कब आप एमपी नहीं बन सकते? अगर आपके पास ऑलरेडी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है, अनसाउंड माइंड के हो, अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट हो, आपका दिवालिया घोषित हो चुका है, आपको डिस्चार्ज नहीं किया गया है, आप इंडिया के सिटीज़न नहीं हैं, है ना, या फिर आपने फॉरेन सिटीजनशिप एक्वायर की हुई है, या पार्लियामेंट आपको डिसक्वालीफाई कर देता है तो आप एमपी नहीं बन सकते। ये कॉन्स्टिट्यूशन में कहा गया है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 में क्या कहा गया है कि आपको एक तो अपने आप को रजिस्टर कराना पड़ेगा कि आप इलेक्टर हो। राज्यसभा में स्टेट के थ्रू आपको इलेक्टर बनना पड़ेगा। एससी एसटी के मेंबर अगर आप हो तो आपको उसी सीट से कॉन्टेस्ट करना पड़ेगा। एससी एसटी दूसरी सीट से भी कॉन्टेस्ट कर सकते हैं। ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 में कहा गया है। मान लीजिए, देखो इसको आप ऐसे याद रख लेना कि मान लो एक बार आप डिसाइड हो गया कि हाँ ये चीज़ें तो हमारे अंदर है, तो फिर अब इलेक्टर के तौर पे आप अपने आप को रजिस्टर कराओगे। एससी एसटी हो तो वहाँ से रजिस्टर कराओगे, ऐसे याद हो जाएगा। इसके अकॉर्डिंग क्या डिस्क्वालिफिकेशन है? मान लीजिए आपने कोई इलेक्शन ऑफेंसेस कर दिया, आपको 2 साल की जेल हो गई या 2 साल से ज़्यादा की जेल हो गई है, आप अपने इलेक्शन एक्सपेंसेस नहीं पूरे कर पाए हैं, आपका किसी गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट वर्क या सर्विस में इंटरेस्ट है, आप किसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के, ऐसे कॉरपोरेट के डायरेक्टर या फिर मैनेजिंग एजेंट हैं जहाँ पे गवर्नमेंट के 25% शेयर हैं, या आपको गवर्नमेंट ने डिसमिस किया हुआ है कि आप तो करप्ट हैं, आप तो डिसलॉयल हैं, या फिर आप किसी ग्रुप्स के बीच में एनमिटी फैला रहे हैं, या आप कोई सोशल क्राइम्स कर रहे हैं, तो इसके अंदर प्रेसिडेंट का डिसीजन फाइनल होता है। क्योंकि देखो, इल्ज़ाम तो किसी पे भी लग सकता है, लेकिन वो सही इल्ज़ाम है या नहीं है इसको कौन डिसाइड करेगा? इसको प्रेसिडेंट डिसाइड करेंगे। तो ये मॉरली तौर पे है, और ये आपके क्या है, ये आपके प्रैक्टिकल है कि भाई आपका ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए, अनसाउंड माइंड नहीं होना चाहिए, इनडिस्चार्ज सॉल्वेंट नहीं होना चाहिए, इंडिया की ही सिटीजनशिप होनी चाहिए, और ये आपके मॉरली ग्राउंड पे आपको थोड़े थोड़े नज़र आएंगे। ये हो गया आपका रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951। अब एक है ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन। आपने भी देखा होगा आम आदमी पार्टी के जो राघव चड्ढा थे वो किस तरीके से उन्होंने अपनी सीट्स वगैरह चेंज करी। क्या वो डिफेक्शन में आते हैं या नहीं आते? तो देखिए, वो नहीं आते, लेकिन क्यों नहीं आते? एक है 10th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पे जो फाइनल डिसीजन है राज्यसभा में चेयरमैन लेते हैं और लोकसभा में स्पीकर लेते हैं। ध्यान रखिए, डिफेक्शन का केस प्रेसिडेंट डिसाइड नहीं करते। कीप इट इन योर माइंड, डिफेक्शन का केस प्रेसिडेंट डिसाइड नहीं करते। लोकसभा में स्पीकर डिसाइड करेंगे, राज्यसभा में चेयरमैन डिसाइड करेंगे, और जो उन्होंने डिसाइड किया है उसको जजेस भी वापस से रिव्यू कर सकते हैं, जुडिशियल रिव्यू भी पॉसिबल है, ऐसा किहोटो हॉलोन केस के अंदर कहा गया है। डिफेक्शन कब होता है? जब कोई पार्टी किसी मतलब टिकट से जीतती है और जानबूझ के अपनी मेंबरशिप दे देती है कि अब मैं इस पार्टी के थ्रू नहीं काम करना चाहता, या फिर मान लीजिए पार्टी ने कहा कि आप इस पर वोट करिए या इस पर वोट मत करिए और वोटर ऐसा नहीं करता, या इंडिपेंडेंटली जो इलेक्टेड मेंबर्स है, मान लीजिए आप निर्दलीय इलेक्ट हुए और फिर आप कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं। भाई आपको लोगों ने वोट किया निर्दलीय के तौर पे और आपने फिर बाद में ज्वाइन कर ली कांग्रेस, ठीक है, तो भी आप डिफेक्टेड कहलाएंगे। या कोई नॉमिनेटेड मेंबर है, ठीक है, अब नॉमिनेटेड मेंबर है और आपने क्या किया, कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर ली, जैसे ही 6 महीने पूरे हुए आपने कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर ली, तो इन 4 केसेस के अंदर आप दोषी ठहराए जाएंगे और डिफेक्शन का केस लगकर आपको हटा दिया जाएगा। नाउ हाउ टू वैकेट द सीट्स खाली कब हो जाती हैं? मीन्स मान लीजिए कोई एमपी बना और फिर आपको पता चले अरे वो सीट तो खाली हो गई, ऐसा कैसे? नाउ कम्स वैकेटिंग ऑफ सीट। मान लीजिए डबल मेंबरशिप हो जाती है, मान लीजिए आप दोनों हाउस में इलेक्ट हो गए। फॉर एग्जांपल कोई एमपी है वो दोनों हाउस में इलेक्ट हो गया, यानी कि राज्यसभा में भी लोकसभा में भी। तो जिस हाउस का वो मेंबर बनना चाहता है उस हाउस को 10 डेज़ के अंदर बताना होगा कि भाई मैं लोकसभा को ज्वाइन करना चाहता हूँ। अदरवाइज़
अपने आप ही या तो भाई बता दे कि भाई लोकसभा या राज्यसभा, वरना वो ऑलरेडी राज्यसभा की सीट को खो देगा। अगर मान लीजिए कोई मेंबर है एक हाउस का और वो दूसरे हाउस में इलेक्ट हो जाता है तो पहली वाली सीट अपने आप वैकेंट हो जाएगी। अगर मान लीजिए कोई पर्सन है एक ही हाउस में 2 सीट पर, जैसे आई थिंक नरेंद्र मोदी जी हैं, वो भी शायद 2 उनसे लड़े थे, तो उनको एक को चूज़ करना पड़ेगा, अदरवाइज़ दोनों ही सीट खाली हो जाएंगी। ठीक है, तो पहले 2 केसेस में क्या है कि भाई इसमें तो राज्यसभा की सीट खाली होगी, इसमें पहले हाउस की सीट खाली होगी, और अगर आपने 2 सीट से लड़े हैं तो आपको एक ऑप्शन चूज़ करना पड़ेगा, वरना दोनों ही सीट हाथ से जाएंगी। ठीक है, दोनों ही जगह के लोग, क्योंकि ये हो गया ना दोनों ही जगह इक्वली इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे तो देखो लोकसभा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पे आप एक हाउस के थे फिर आप दूसरे के लिए लड़े, इसका मतलब पहला इंपॉर्टेंट नहीं था तो पहली वाली सीट खाली हो गई। यहाँ पे क्या है, दोनों बराबर सीट है तो दोनों खाली हो जाएंगी। यहाँ पे अगर मान लीजिए आप पार्लियामेंट में भी एमपी के लिए भी लड़े, एमएलए के लिए भी लड़े, तो आपकी जो एमपी वाली सीट है वो खाली हो जाएगी अगर आप एमएलए को खाली नहीं करते हैं 14 दिन के अंदर अंदर। पहले वाले में 10 डेज़ हैं और इसमें 14 डेज़ है, क्योंकि देखो आप एमपी भी बन गए हो और आप एमएलए भी बन गए हो, आप रिज़ाइन नहीं कर रहे हो। इसका मतलब आप ऑब्वियसली आपको एमपी चूज़ करना चाहिए ना, लेकिन आप नहीं चूज़ कर रहे हो। इसका मतलब क्या होगा कि आपको ऑटोमेटिकली जो होगी आपकी एमपी वाली सीट जो है वो खाली हो जाएगी, क्योंकि आप इसको इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हो। ठीक है, अदरवाइज़ आप एमएलए की सीट को 14 डेज़ के अंदर अंदर आपको नोटिस देना पड़ेगा। चलिए, डिसक्वालिफिकेशन क्या है? डिसक्वालिफिकेशन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई है, ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन हमने पढ़ लिया है। किसको रिज़ाइन दें? जो एमपीज़ हैं वो किसको रिज़ाइन दें? आप राज्यसभा में हैं तो चेयरमैन को दीजिए, लोकसभा में है तो स्पीकर को दीजिए, और अगर उनको लगता है कि आपका जो रेजिग्नेशन है वो वॉलंटरी नहीं है, जेन्युइन नहीं है, तो वो आपका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट भी नहीं करेंगे। आप बिना हाउस की परमिशन के एब्सेंट वाला पॉइंट हम कर रहे हैं, बिना हाउस की परमिशन के 60 दिन से ज़्यादा एब्सेंट नहीं रह सकते। अगर आप 60 दिन एब्सेंट हैं और इस 60 दिन के अंदर कौन से दिन इंक्लूड नहीं होते, लगातार 4 दिन नहीं होने चाहिए जिसमें हाउस जैसे प्रोरोग्ड हो या एडजर्न्ड हो फॉर 4 कंसेक्यूटिव डेज, तो इसमें वो डेज जो हैं वो इंक्लूड नहीं होते। ठीक है, इनके अलावा 60 डेज होते हैं। मेंबर्स अपनी सीट कब कब खाली कर देते हैं? अगर मान लीजिए कोर्ट ने आपके इलेक्शन को गलत बता दिया, आपको हाउस ही निकाल दे, या फिर आप प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट और गवर्नर बन जाएं। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में ये नहीं लिखा कि इलेक्शन को कैसे वॉइड घोषित किया जा सकता है। ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के थ्रू डिसाइड होता है, जिसमें हाई कोर्ट इलेक्शंस को वॉइड डिक्लेयर करता है, एंड फाइनली आप सुप्रीम कोर्ट को अपील कर सकते हैं। तो ये वाला पॉइंट थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। ओथ एंड अफर्मेशन क्या है? तो ओथ एंड अफर्मेशन आपको शपथ लेनी होगी। शपथ क्या लेंगे? देखिए, एक तो एमपी जो हैं वो बिना शपथ के कोई भी प्रोसीडिंग्स नहीं कर सकते, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस इम्यूनिटीज़ नहीं इंजॉय कर सकते। तो एक तो आप सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया की शपथ लेंगे कि आप कॉन्स्टिट्यूशन को फेथ एंड एलिजेंस से फॉलो करेंगे और आप अपनी ड्यूटी पूरी करेंगे। ये ओथ एंड अफर्मेशन ली जाती है। सैलरी एंड अलाउंसेस की बात करें तो सैलरीज अलाउंसेस कौन डिसाइड करता है? पार्लियामेंट। सैलरीज अलाउंसेस एंड पेंशन ऑफ पार्लियामेंट ऑफ एक्ट 1954। कोई प्रोविज़न नहीं है पेंशन का कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन पार्लियामेंट पेंशन प्रोवाइड करती है, पीपी। पार्लियामेंट है जो पेंशन दे रही है, कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पेंशन नहीं लिखा हुआ। जो स्पीकर की, डिप्यूटी स्पीकर की, चेयरमैन, डिप्यूटी चेयरमैन की जो सैलरी और जो अलाउंसेस होंगे वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से होंगे, पार्लियामेंट के वोट पर नहीं होंगे। वरना देखो पार्लियामेंट के लोग तो सबसे पहले स्पीकर, डिप्यूटी स्पीकर, इनकी सैलरी में प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, है ना, क्योंकि काफ़ी बार इल्ज़ाम लगाए जाते हैं ना स्पीकर्स पे कि हमारी बात नहीं सुन रहे हैं। तो पार्लियामेंट के लोग क्यों उनकी सैलरी एंड अलाउंसेस की कटौती के लिए वोट नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे अगर ऐसा कोई वो आएगा तो इसलिए उनको अलाउड ही नहीं है। चलिए, अब बात करते हैं प्रेसाइडिंग ऑफिसर्स ऑफ पार्लियामेंट, स्पीकर ऑफ लोकसभा। आपने देखे होंगे स्पीकर बैठे रहते हैं, है ना। कौन है स्पीकर इस वक्त लोकसभा के? लिखिएगा कमेंट सेक्शन के अंदर। तो चलिए, मैं मान लेती हूँ कि मान लीजिए ओम बिरला जी हैं और वो बैठे हैं। इनको किसने इलेक्ट किया, किसने बिठाया ओम बिरला जी को वहाँ पर? लोकसभा के ही लोगों ने बिठाया है। कब बिठाया? प्रेसिडेंट ने बोला था कि इस डेट को बैठाना है, बैठा दिया। कब इनकी सीट खाली होगी? या तो ये लोकसभा के मेंबर ना रहें, या ये खुद रेजिग्नेशन दे दें, या फिर लोकसभा के मेंबर्स इनके खिलाफ रिजोल्यूशन पास करें, इनको 14 डेज़ का नोटिस देकर कि हम आपको हटाना चाहते हैं। ओके, अगर मान लीजिए
पहले मैं इसको रब कर देती हूँ। अगर मान लीजिए ये जो रिमूवल है ये अभी चल रहा है, तो क्या ओम बिरला जी सिट कर सकते हैं, मतलब प्रेसाइड कर सकते हैं? नहीं कर सकते। लेकिन कोई भी हाउस की प्रोसीडिंग्स हैं तो वो वोट इस बोल सकते हैं, और स्टार्टिंग में ही वोट करेंगे, मतलब टाई में वोट नहीं करेंगे, ठीक है, वरना तो टाई में तो वो अपने फेवर में वोट करेंगे, है ना, जिस पार्टी के वो चाहते होंगे उसको वोट करेंगे। तो पहले ले लेना है वोट उनसे, बोल सकते हैं, प्रोसीडिंग्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन इक्वालिटी ऑफ वोट्स में वोट नहीं कर सकते। अगर मान लीजिए लोकसभा भंग हो जाती है तो स्पीकर को अपनी सीट खाली नहीं करनी पड़ती। जब नई लोकसभा आएगी उसके बाद भी स्पीकर की पोस्ट कंटिन्यू रहेगी। स्पीकर और डिप्यूटी स्पीकर एमपी की शपथ लेते हैं, वो कोई अलग से शपथ नहीं लेते, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि अब आप स्पीकर बने हो आप स्पीकर की भी शपथ लो, ऐसी कोई शपथ नहीं है। ये सब जो स्पीकर डिप्यूटी स्पीकर का जो कॉन्सेप्ट है वो कहाँ से आया? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 मॉन्टेक चैम्सफोर्ड रिफॉर्म से ये आया था। स्पीकर के क्या क्या रोल हैं? एक तो वो हेड हैं लोकसभा के, जो वहाँ पे मेंबर्स बैठे हैं, हाउस हैं, कमिटीज़ हैं, उनके गार्जियन हैं पावर्स एंड प्रिविलेजेस के। प्रिंसिपल स्पोक्स पर्सन हैं। 3 कमेटी हैं, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी, रूल्स कमेटी, जनरल पर्पस कमेटी। इन तीनों कमिटीज़ के चेयरमैन भी हैं। कहाँ से स्पीकर को पावर मिल रही है? कॉन्स्टिट्यूशन से, लोकसभा के रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस से, और पार्लियामेंट की चली चलाई कन्वेंशंस के थ्रू भी। स्पीकर के क्या पावर्स एंड फंक्शंस हैं? तो ओम बिरला जी अगर हाउस में बैठे हैं तो वहाँ का ऑर्डर डेकोरम बनाना, सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करना, हाउस को एडजर्न करना अगर कॉरम नहीं है, वोट देना टाई के केसेस में, लेकिन अपने केस में नहीं, जॉइंट सिटिंग को प्रेसाइड करना, सीक्रेट सिटिंग बुलाना, ये डिसाइड करना कि ये बिल मनी बिल है भी या नहीं है और उन्हीं का डिसीजन फाइनल होता है, ये डिसाइड करना कि कौन डिफेक्शन के अंदर डिस्क्वालीफाइड हो जाता है। इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप के अपने आप एक्स ऑफिशियो चेयरमैन बन जाते हैं। सभी पार्लियामेंट कमिटीज़ के चेयरमैन को भी अपॉइंट करते हैं, ठीक है, और उनके फंक्शंस को भी सुपरवाइज करते हैं। तो जितनी भी पार्लियामेंट्री कमिटीज़ होंगी उनके चेयरमैन को भी अपॉइंट करेंगे। इनका फिक्स है टाइम 5 इयर्स, ऐसा नहीं है कि भाई पहले ही हटा दिया जाएगा, लेकिन हाँ रिजोल्यूशन पास किया जा सकता है, लोकसभा के लोग पास कर सकते हैं, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी से पास होना चाहिए, और जब मोशन लाना है तो वो भी कम से कम 50 मेंबर्स के सपोर्ट में आना चाहिए। जो भी इनकी सैलरी अलाउंसेज है वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से है, एंड उनका जो कोई भी वर्क कंडक्ट डिस्कस नहीं किया जा सकता, सिर्फ सब्सटेंटिव मोशन में डिस्कस किया जा सकता है। उनके पास पावर है कि जो भी वो काम करेंगे तो वो ऐसा नहीं है कि कोर्ट उसको बार बार मीन्स देखेगा। 7th रैंक में आते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बराबर होते हैं। स्पीकर रिज़ाइन नहीं करते फ्रॉम द मेंबरशिप ऑफ हिज पार्टी ऑन हिज इलेक्शन टू द एग्जॉल्टेड ऑफिस। मान लीजिए किसी ऑफिस के अंदर वो इलेक्ट हो जाते हैं तो उन्हें अपनी पार्टी की मेंबरशिप छोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब बात करते हैं स्पीकर प्रोटेम की। थोड़ा सा आपको हो सकता है बैक में थोड़ा नॉइज़ आ रहा हो, बट वीडियो आज बनानी ज़रूरी है तो प्लीज़ आप थोड़ा सा आज एडजस्ट करेंगे। स्पीकर प्रोटेम क्या होता है? देखिए ये एक टेम्पररी ऑफिस है, यानी कि मान लीजिए कोई स्पीकर नहीं है, या मान लीजिए नई लोकसभा बन गई और नई लोकसभा में अब नए स्पीकर को अपॉइंट करना है, तो जो नया स्पीकर जब अपॉइंट होगा तो उतने टाइम तक कौन काम करेगा? तो स्पीकर प्रोटेम काम करेगा। और इसको कौन अपॉइंट करेगा? प्रेसिडेंट। हालांकि स्पीकर को तो वैसे वोटिंग वगैरह कौन करते हैं? जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, लेकिन जो प्रोटेम वाले होंगे उनको प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे। ज़्यादातर सीनियर मोस्ट मेंबर होते हैं, प्रेसिडेंट उनको शपथ दिलाते हैं स्पीकर प्रोटेम की, एंड फर्स्ट सिटिंग में वही बैठते हैं, और यही होते हैं जो कि दूसरे मेंबर्स को ओथ दिलाते हैं, और इनके ही टाइम पे जो बाकी हाउस है वो नए स्पीकर को इलेक्ट करता है, और जैसे ही नए स्पीकर आ जाता है तो ये स्पीकर हट जाते हैं। समझ गए? अब देखिए एक होता है पैनल ऑफ चेयरपर्सन्स। नाउ व्हाट इज़ दिस पैनल ऑफ चेयरपर्सन्स ऑफ लोकसभा? तो देखिए ये नॉमिनेटेड होते हैं अंडर द रूल्स ऑफ लोकसभा। स्पीकर जो है वो 10 लोगों को चूज़ करता है। अब मान लीजिए कभी कोई स्पीकर नहीं आया, डिप्यूटी स्पीकर नहीं आया, तो इनमें से कोई भी प्रेसाइड कर सकता है, यानी कि उस पोस्ट पर बैठ सकता है,
और जब तक नया पैनल ऑफ चेयरपर्सन अपॉइंट होगा तो ये ऑफिस में रहते हैं। हाउस डिटरमाइन करता है कि हाउस कैन डिटरमाइन एनी पर्सन एज अ स्पीकर इफ़ नो मेंबर ऑफ पैनल ऑफ चेयरपर्सन इज प्रेजेंट। अगर मान लीजिए कोई भी पैनल ऑफ चेयरपर्सन में से कोई भी मेंबर नहीं है तो हाउस ही डिसाइड करेगा कि कौन पर्सन स्पीकर बन सकता है। ये हाउस को प्रेसाइड नहीं कर सकते जब स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर की पोस्ट वैकेंट है, क्योंकि पोस्ट वैकेंट है फिर तो नया अपॉइंट करना चाहिए ना। फिर क्यों पैनल वाले लोग बैठे हैं? मान लीजिए अब कोई टीचर छोड़ कर ही चला जाए स्कूल, तो नए टीचर को अपॉइंट करो, फिर थोड़ी सब्सटीट्यूशन लगेंगे, राइट। तो ऐसे केसेस में अगर स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर की पोस्ट ही खाली है तो किसी नए को अपॉइंट किया जाएगा, तो कोई पैनल ऑफ चेयरपर्सन नहीं बैठेगा। तो प्रेसिडेंट किसी भी मेंबर को बोल सकता है कि अभी आप प्रेसाइड कर लो, लेकिन ये खुद नहीं प्रेसाइड कर सकते। ये कब खुद प्रेसाइड कर सकते हैं? जब कोई भी पैनल ऑफ चेयरपर्सन नहीं है। डेप्यूटी स्पीकर कौन होते हैं लोकसभा के? तो इनको भी लोकसभा ही इलेक्ट करती है। इनका डेट ऑफ इलेक्शन कौन फिक्स करेगा? जैसे स्पीकर का प्रेसिडेंट फिक्स करते हैं, इनका स्पीकर फिक्स करते हैं। जब स्पीकर नहीं होंगे तो ये ही मान लो ये मॉनिटर नहीं है, अब मॉनिटर के पास सारी पावर है कि अगर मैं नहीं आऊँगा ना तो तू मेरी जगह मॉनिटर बन जाना और तू ये सब काम करना, जॉइंट सिटिंग करना, एंड कोई तो मुझसे छोटा नहीं है, ठीक है। सोचो ऐसे मॉनिटर बोल रहे हैं कि तू कोई मुझसे छोटा नहीं है, तू भी बराबर ही रिस्पॉन्सिबल है। और अगर मेंबर हो किसी भी पार्लियामेंट्री कमेटी के तो चेयरमैन भी आप अपने आप बन जाओगे। और जब से 11वीं लोकसभा बनी है तो कंसेंसस ये चलता आ रहा है कि स्पीकर रूलिंग पार्टी से होता है और डेप्यूटी स्पीकर अपोजिशन पार्टी से। अगर टाई होगा तो डेप्यूटी स्पीकर भी वोट दे सकता है। कब किन किन केसेस में जो डेप्यूटी स्पीकर की पोस्ट है वो खाली हो जाएगी? एक तो आप मेंबर बन गए लोकसभा के, आपने रिज़ाइन कर दिया स्पीकर को, मीन्स आप लोकसभा के मेंबर नहीं रहे, मीन्स आप एमपी नहीं रहे हो तो आप डिप्यूटी स्पीकर भी नहीं रहोगे। आपने स्पीकर को लिख दिया अब मैं डिप्यूटी स्पीकर नहीं बनना चाहता, या आपके खिलाफ भी 14 डेज़ का नोटिस देके रेजोल्यूशन पास कर दिया जाए तो वैकेंसी हो जाएगी। ये था अबाउट लोकसभा। अब देखिए राज्यसभा। राज्यसभा में जो चेयरमैन हैं वो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, वही प्रेसाइडिंग ऑफिसर हैं। उनको भी ऑफिस से रिमूव किया जा सकता है, लेकिन जब वो वाइस प्रेसिडेंट के पद पर नहीं रहेंगे। वो किसी हाउस के मेंबर नहीं होते, पहली वोट नहीं देंगे, कास्टिंग वोट देंगे टाई के टाइम पे। 2 स्पेशल पावर्स जो कि स्पीकर के पास होती हैं और चेयरमैन के पास नहीं होती। एक तो मनी बिल में चेयरमैन का कोई हाथ नहीं होता, जॉइंट सिटिंग में चेयरमैन का कोई हाथ नहीं होता, इसमें पावर्स स्पीकर के पास हैं। दूसरी बात, डिप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, चेयरमैन तो हैं ही हैं, डिप्यूटी चेयरमैन भी हैं, तो इनको भी राज्यसभा ही इलेक्ट करेगी। ये सबॉर्डिनेट नहीं है। कब कब खाली हो जाएगी पोस्ट? आप राज्यसभा के मेंबर नहीं रहे, चेयरमैन को आपने लिख दिया, 14 डेज़ का नोटिस पास हो गया। फिर यहाँ पे भी पैनल ऑफ वाइस चेयरपर्सन्स होता है, तो ये भी नॉमिनेटेड होते हैं, इनको चेयरमैन ही नॉमिनेट करता है। और अगर चेयरमैन और डिप्यूटी चेयरमैन नहीं आए तो इनमें से कोई भी प्रेसाइड कर सकता है। फिर एक होता है सेक्रेटेरिएट ऑफ पार्लियामेंट। हर हाउस ऑफ पार्लियामेंट में, मतलब लोकसभा में, राज्यसभा में, एक सेक्रेटेरियल स्टाफ होता है। इसका रिक्रूटमेंट, इसकी सर्विस कंडीशन सब पार्लियामेंट ही डिसाइड करता है। इसको हेड कौन करते हैं? सेक्रेटरी जनरल, यानी कि परमानेंट ऑफिसर। मीन्स एक तरीके से आप बोल सकते हो जो थोड़े IAS ऑफिसर्स वगैरह होते हैं। चलिए अब देखते हैं लीडर इन पार्लियामेंट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट लीडर इन पार्लियामेंट। देखिए दोनों ही हाउसेस के अंदर लीडर ऑफ अपोजिशन होते हैं। आपने देखा ही होगा राहुल गांधी को। तो ये एक कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म प्रोवाइड करते हैं जो लीडर होते हैं कि भाई अगर ऑल्टरनेट गवर्नमेंट बनेगी तो इस तरीके से बनेगी, और इनके पास कम से कम हाउस में 110 सीट होनी चाहिए। इनके बारे में ऐसा कुछ भी कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा, बल्कि पार्लियामेंट्री स्टैचूट के अंदर लिखा हुआ है। लेकिन हाँ, स्टैचूटरी रिकॉग्निशन मिला था 1977 में, तभी इतना बोल पाते हैं, अदरवाइज बोल नहीं पाते। सैलरी, अलाउंसेस, अदर फैसिलिटीज़ सब कैबिनेट मिनिस्टर के ही बराबर होती हैं। सबसे पहले 1969 में इनको रिकॉग्नाइज़ किया गया और USA में इनको माइनॉरिटी लीडर कहा जाता है। विप क्या होता है?
विप ना तो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा, ना रूल्स ऑफ प्रोसीजर में लिखा है, ना ही पार्लियामेंट स्टैट्यूट पे लिखा है। फिर क्या है? ये एक कन्वेंशन है। रूलिंग पार्टी, अपोजिशन पार्टी दोनों ही विप यूज़ करते हैं। इसका मतलब तो कुछ खास बात होगी कि कहीं कुछ लिखा भी नहीं है बट फिर भी फॉलो किया जाता है। ये एक असिस्टेंट फ्लोर लीडर की तरह सर्व करता है। इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि अपने पार्टी मेंबर्स की अटेंडेंस पूरी रखना, उनका सपोर्ट लेना, पार्लियामेंट के अंदर वो कैसे बिहेव कर रहे हैं उसको रेगुलेट करना, मॉनिटर करना। मेंबर से ये उम्मीद भी की जाती है कि विप जो डायरेक्टिव्स देगा वो बाकियों को फॉलो करनी पड़ेंगी, अदरवाइज डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जा सकता है, मतलब पार्टी में डिसिप्लिन बनाने के लिए। देन व्हाट इज़ लीडर ऑफ हाउस? तो लीडर ऑफ हाउस इन बोथ हाउसेस, तो ये तो डायरेक्ट इन्फ्लुएंस है इसका। तो ये भी कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा, ये भी रूल्स ऑफ प्रोसीजर में नहीं लिखा हुआ। देखिए कितनी खास बात है कि कॉन्स्टिट्यूशन में तीनों के बारे में नहीं लिखा बट विप ज़रूरी है डिसिप्लिन बनाने के लिए। लीडर ऑफ अपोजिशन को तो स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशन है। लीडर ऑफ हाउस के बारे में रूल्स में लिखा हुआ है कि प्राइम मिनिस्टर होता है लीडर ऑफ हाउस, वो मिनिस्टर जो कि लोकसभा का मेंबर है एंड प्राइम मिनिस्टर ने उसको नॉमिनेट किया है कि भाई ये पीएम भी हो सकते हैं या पीएम किसी को अपॉइंट करना चाहें। राज्यसभा में राज्यसभा के मेंबर हो सकते हैं, प्राइम मिनिस्टर उनको अपॉइंट कर सकते हैं एंड डेप्यूटी लीडर भी हो सकते हैं। यूएसए में इसे मेजॉरिटी लीडर का है क्योंकि ये लीडर ऑफ द हाउस है, ये लीडर ऑफ द अपोजिशन इन द हाउस है। अब बात करते हैं सेशंस ऑफ पार्लियामेंट की। अब हमने पढ़ा था कि प्रेसिडेंट समन कर सकते हैं, प्रोरोग कर सकते हैं, तो क्या होता है ये? देखिए प्रेसिडेंट समन करते हैं दोनों हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट को कि भाई आओ और सेशंस करो। कम से कम मतलब 2 सेशन के बीच में, जैसे कि बजट सेशन है, मॉनसून सेशन है, विंटर सेशन है, बीच में 6 महीने का गैप नहीं होना चाहिए। यूजुअली 3 सेशन होते हैं। तो BMW से ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है। BMW सबसे पहले बजट सेशन फ़ेब से शुरू हो जाता है, फिर मॉनसून जुलाई से आता है तो जुलाई, और विंटर नवंबर में आती हैं तो विंटर सेशन। ये 3 सेशन होते हैं। सेशन क्या होता है? सेशन होता है कि जैसे मान लीजिए बजट सेशन है तो पहला दिन और जो लास्ट डे होगा, तो लास्ट डे को प्रोरोगेशन बोलते हैं, तो वो जो पीरियड होता है उसको सेशन कहा जाता है। रिसेस क्या होता है? रिसेस होता है जैसे मान लीजिए आपने हाउस जो है वो प्रोरोग कर दिया, मान लीजिए इस डेट को प्रोरोग कर दिया, अब जब अगली बार मिलेंगे तो इस पीरियड में जो टाइम है दैट इज़ रिसेस। ठीक है। अच्छा, एडजर्नमेंट क्या होता है? एडजर्नमेंट होता है कि अभी मतलब सेशन नहीं ख़त्म हुआ है, मतलब बजट सेशन चल रहा है, लेकिन किसी कारणवश आज मना कर दिया कि अब नहीं मिलेंगे, इतने घंटे के लिए बंद किया जाता है, इतने दिन के लिए, इतने हफ्ते के लिए। अच्छा, इसको कौन करेगा? इसको प्रिसाइडिंग ऑफिसर करेंगे, यानी कि स्पीकर करेंगे। तो स्पीकर को गुस्सा आ गया तो वो एडजर्न कर देते हैं। साइन डाई क्या होता है? इसमें तो देखो टाइम बताएंगे, इसमें टाइम भी नहीं बताएंगे कि कितने दिनों के लिए या कितने हफ्तों के लिए आपको सेशन बंद किया जा रहा है। इसको बिना मतलब बताए बोल देंगे कि अब ये नहीं बताएंगे कि कब वापस मिलना है। इसको भी प्रिसाइडिंग ऑफिसर ही करते हैं। इसमें कोई भी बिल वगैरह अगर पेंडिंग है तो उन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो वापस से डिस्कस हो जाते हैं। प्रोरोगेशन प्रेसिडेंट करते हैं कि अब ये सेशन जो है वो स्टार्ट हो गया और अब इस डेट को ख़त्म। इससे भी बिल पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जितने भी पेंडिंग होते हैं वो नेक्स्ट सेशन में वापस आ जाते हैं। डिसोल्यूशन क्या होता है? डिसोल्यूशन का मतलब तो जो लोकसभा का टाइम था वो ख़त्म हो चुका है, अब कोई टाइम नहीं है, लाइफ ख़त्म हाउस की, अब नया हाउस इलेक्ट होगा। लोकसभा ही डिसॉल्व होती है, राज्यसभा तो डिसॉल्व होती नहीं है, ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाती है जैसे ही 5 साल पूरे होते हैं। एंड डिसोल्यूशन इररेवोकेबल है, वापस से नहीं हो सकता। एंड जितने भी बिल्स होंगे, मोशंस होंगे, रिजोल्यूशंस होंगे, वो जितने भी होंगे वो सब क्या हो जाएंगे? लैप्स हो जाएंगे, क्योंकि अब तो नई पार्टी आएगी। चलिए, तो अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स की, जैसे कि कोरम क्या होता है, व्हाट इज़ लैंग्वेज इन पार्लियामेंट। सो लेट्स डिस्कस अबाउट दोज। देखिए कोरम क्या होता है? कोरम का मतलब कि कम से कम कितने लोग होने चाहिए हाउस में कि मीटिंग स्टार्ट हो सके। कम से कम 1/10 होने चाहिए और इसके अंदर स्पीकर इंक्लूडेड होता है। मतलब अगर 550 मेंबर्स हैं लोकसभा में तो 55 प्लस प्रेसिडेंट यानी कि 56 होने चाहिए। अगर कोरम नहीं है तो स्पीकर क्या कर सकते हैं? बोल सकते हैं कि भाई अभी नहीं हो सकता स्टार्ट काम, या सस्पेंड भी कर सकते हैं। लैंग्वेज क्या होती है? लैंग्वेज हिंदी भी हो सकती है। अब देखो सभी लैंग्वेज के अंदर आपने देखा होगा बोलते हुए, लेकिन मोस्टली हिंदी और इंग्लिश डिसाइड की गई है। अगर कोई अपनी मदर टंग में बात करना चाहता है तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर ही उनको बोलेंगे कि चलो ठीक है आप बात कर लो। ऑफिशियल लैंग्वेजेस एक्ट 1963 में ये कहा गया है कि इंग्लिश को भी अलाउड किया जाए।
वोटिंग इन हाउस क्या है? तो देखिए वोटिंग इन हाउस का मतलब ये है कि जितने भी मैटर्स हैं, जैसे मान लीजिए जब हाउस की सिटिंग चल रही है, जॉइंट सिटिंग चल रही है, जितने भी मैटर्स हैं तो उनके ऊपर मेंबर्स प्रेजेंट जो भी होंगे वो वोट भी करेंगे। प्रिसाइडिंग ऑफिसर वोट नहीं करेगा, वो तो टाई के टाइम पे वोट करते हैं ना, जब इक्वालिटी ऑफ वोट्स हो जाती है। लेम डक सेशन क्या होता है? लास्ट सेशन, यानी कि अब तो बस मतलब जैसे पूरा साल जो है वो बीतने ही वाला है और नई लोकसभा जो है वो इलेक्ट होने हो गई है एंड लास्ट सेशन है ये। तो लेम डक्स मतलब वो लोकसभा के मेंबर्स जो अब दोबारा से री इलेक्ट नहीं होने वाले, क्योंकि लोग वोट करेंगे तो ज़रूरी नहीं है कि वापस से री इलेक्टेड हों। मिनिस्टर्स और अटॉर्नी जनरल के क्या क्या राइट्स होते हैं? तो देखिए हाउस के अंदर मेंबर्स तो होते ही होते हैं। मिनिस्टर एंड अटॉर्नी ऑफ जनरल जो हैं उनके पास भी राइट होता है बोलने का, प्रोसीडिंग्स ऑफ हाउस में पार्टिसिपेट करने का, जॉइंट सिटिंग में भी, कोई कमेटी में भी जिसके वो मेंबर नहीं भी हैं लेकिन वो वोट नहीं करते। ठीक है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट विदाउट बीइंग एंटाइटल टू वोट, वोट नहीं करेंगे, कोई भी मिनिस्टर पार्टिसिपेट कर सकता है प्रोसीडिंग्स ऑफ अ हाउस में ऑफ विच ही इज़ नॉट अ मेंबर। यानी कि अ मिनिस्टर कैन पार्टिसिपेट इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ अ हाउस ऑफ विच ही इज़ नॉट अ मेंबर, मीन्स आप पार्टिसिपेट कर सकते हो बट वोट नहीं कर सकते हो। देन बात करते हैं लैप्सिंग ऑफ बिल्स ऑन डिसोल्यूशन। अगर पार्टी भंग हो जाती है, मीन्स लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है, तो फिर क्या? तो देखिए पहले तो वो बिल्स जो कि लैप्स हो जाएंगे, जैसे मान लीजिए नरेंद्र मोदी जी की सरकार चल रही है, अब मान लीजिए इनका टाइम जो है वो ख़त्म होने वाला है। ठीक है, तो बिल जो हैं, अब कौन कौन से बिल्स होंगे जो ख़त्म हो जाएंगे? अगर कोई भी लोकसभा में पेंडिंग है, ठीक है, तो वो ख़त्म। अगर लोकसभा ने पास कर दिए थे, राज्यसभा पे पेंडिंग है, तो भी ख़त्म। कौन से बिल लैप्स नहीं होंगे? दोनों हाउसेज ने पास कर दिए थे, प्रेसिडेंट ने कहा था कि जॉइंट सिटिंग होगी, तो फिर ये डिसॉल्व नहीं होंगे, लैप्स नहीं होंगे। यानी कि सिर्फ प्रेसिडेंट को डिसाइड करना है। भाई दोनों पार्टी ने तो, दोनों हाउसेज ने तो वोट कर ही दिया था ना, तो सिर्फ प्रेसिडेंट का काम बाकी था। प्रेसिडेंट तो अभी भी सिटिंग होते हैं। ठीक है, सिमिलरली मान लीजिए बिल राज्यसभा में पास है, पेंडिंग है, बट नॉट पास्ड बाय द लोकसभा, डज नॉट लैप्स, मीन्स बिल जो है वो राज्यसभा में पेंडिंग है और लोकसभा ने उसको पास नहीं किया, इट डज नॉट लैप्स। तो ये पॉइंट थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा मुझे डिफरेंट लग रहा है। बिल मान लीजिए पास कर दिया और प्रेसिडेंट की हामी बाकी है, या मान लीजिए बिल दोनों ने पास कर दिया लेकिन प्रेसिडेंट ने उसको वापस कर दिया, यानी कि प्रेसिडेंट की हामी अगर बाकी है, प्रेसिडेंट का कहना कुछ बाकी है, तो वो बिल लैप्स नहीं होगा। बस सेकंड पॉइंट ध्यान रखिएगा, अगर कोई बिल राज्यसभा में पेंडिंग है और लोकसभा ने उसको पास नहीं किया है, मतलब राज्यसभा से भी लोकसभा में गया ही नहीं था, राज्यसभा में ही उत्पन्न हुआ था, तो राज्यसभा में तो 1/3 हर दूसरे साल चेंज होते हैं ना, तो वो चल सकता है, मीन्स लोकसभा जब नहीं आएगी तो उसमें भी ट्रांसफ़र कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको याद रह जाएगा। चलिए अब बात करते हैं हम आर्टिकल्स रिलेटेड टू पार्लियामेंट। अब ये कुछ आर्टिकल्स हैं जो कि आर्टिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, है ना, तो इनको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। सबसे पहले जनरल आर्टिकल्स। आर्टिकल 79 में लिखा है कि पार्लियामेंट होगी। आर्टिकल 80 में लिखा है काउंसिल ऑफ स्टेट्स यानी कि राज्यसभा। आर्टिकल 81 में लोकसभा के बारे में। आर्टिकल 82 में कि हर सेंसस के बाद रीएडजस्टमेंट होगी। आर्टिकल 83 में दोनों का ड्यूरेशन के बारे में लिखा है कि वो 5 साल, वो 6 साल। आर्टिकल 84 में क्वालिफिकेशन के बारे में लिखा है। आर्टिकल 15 में सेशंस के बारे में, प्रोरोगेशन के बारे में, डिसोल्यूशन के बारे में लिखा है। आर्टिकल 86 में ये लिखा है कि प्रेसिडेंट के पास राइट है कि वो मैसेजेस भेज सकते हैं, हाउसेस को एड्रेस कर सकते हैं। आर्टिकल 87 में स्पेशल एड्रेस लिखा है और आर्टिकल 88 में ये लिखा है कि मिनिस्टर्स के पास हक है, अटॉर्नी जनरल के पास कुछ राइट्स हैं। आर्टिकल 89 में क्या लिखा है? आर्टिकल 89 में ऑफिसर्स ऑफ पार्लियामेंट के से रिलेटेड हैं ये, जैसे कि आर्टिकल 89 में चेयरमैन, डिप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, फिर 90 में उनका वेकेशन और रेजिग्नेशन, 91 में डिप्यूटी चेयरमैन की पावर्स, 92 में जो चेयरमैन और जो डिप्यूटी चेयरमैन है वो तब रिसाइड नहीं कर सकते जब उनके खिलाफ रिजोल्यूशन आया हुआ है उनको ही रिमूव करने का। 93 में स्पीकर के बारे में लिखा है। अब इन सब में आपको 4 ऐड करना है ना। 89 में चेयरमैन, डिप्यूटी चेयरमैन, 93 में स्पीकर, डिप्यूटी स्पीकर, 90 में डिप्यूटी चेयरमैन की वेकेशन, 94 में स्पीकर की। यहाँ पे इनकी पावर्स 91 में, अब 91 में दोबारा 4 ऐड कर दो, 95 में डिप्यूटी स्पीकर की पावर्स, 92 में रिजोल्यूशन के टाइम पे वो प्रिसाइड नहीं कर सकते, 96 में स्पीकर नहीं प्रिसाइड कर सकते।
फिर 97 से दोनों एक साथ चलेंगे, यानी कि सैलरी अलाउंसेस। 98 में सेक्रेटेरिएट ऑफ पार्लियामेंट के बारे में लिखा है। यहाँ पे भी आप देखोगे तो पहले देखो पार्लियामेंट आएगी, फिर अपर हाउस यानी कि राज्यसभा, फिर लोकसभा, फिर रीएडजस्टमेंट, फिर ड्यूरेशन, कैसे भी करके याद करना ही है। डिसक्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स, सीट खाली हो जाएगी 101, डिसक्वालिफिकेशन 102, डिसक्वालिफिकेशन पे कौन डिसीजन लेगा 103, तो इसको तो स्पीकर लेते हैं। 104, अगर शपथ में या कुछ में कुछ गड़बड़ की है तो पेनल्टी। कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट देखेंगे हम। एक तो जितनी भी सीट्स जो हैं वो सबसे पहले देखिए 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया 1976 में। इसमें ये कहा गया कि 1971 तक जितनी सीट्स जहाँ थी वो 2000 तक ऐसी ही रहेंगी, यानी कि करीब करीब आप ये देखो कि 24 साल के लिए डिसाइड कर दिया गया। फिर 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया जहाँ पे जो वोटिंग एज है वो 21 से घटाकर 18 साल कर दी गई। फिर 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया जहाँ पे जो सीट्स थी वो बोला गया कि अब 2026 तक 1971 के लेवल तक ही रहेंगी, यानी कि अभी भी जो सीट्स हैं वो 97 के लेवल तक चल रही हैं। फिर 2003 में दोबारा एक्ट आया और यहाँ पर ये कहा गया कि डीलिमिटेशन होगा कॉन्स्टिट्यूशन का, एंड जो सीट्स हैं वो 2001 सेंसस के बेसिस पर होंगी, ठीक है, एंड नॉट 1991 पर नहीं होंगी। फिर 104th एक्ट आया जिसके अंदर ये कहा गया कि SC ST की सीट तो रिजर्व्ड रहेंगी, लेकिन चलिए अब हम पार्ट 2 करने जा रहे हैं पार्लियामेंट का। पार्लियामेंट थोड़ा सा लेंथी है, तो चलिए पार्लियामेंट में क्या क्या कैसे कैसे होता है, आइए एक दिन पार्लियामेंट में बिताते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट अ डे इन पार्लियामेंट। देखिए पार्लियामेंट में कैसे काम शुरू होता है, तो सुबह 11 बजे से 12 बजे तक होता है क्वेश्चन आवर। फिर 12:10 के आसपास है शायद ये, 12 से 1 बजे होता है ज़ीरो आवर, ठीक है, और यहाँ पे क्या होंगे, पेपर्स वगैरह रख दिए जाते हैं, बिल्स इंट्रोड्यूस कर दिए जाते हैं। फिर 1 से 2 बजे तो लंच होता है ना, सबके घर में लंच ही होता है, तो लंच ही है। और 2 से लेके 6 बजे तक मीन्स लेजिस्लेटिव बिजनेस, डिस्कशन, शॉर्ट आवर डिस्कशंस, ये सब होंगे। और राज्यसभा में 5 बजे तक काम होता है। फ्राइडे के दिन जो लास्ट के 2 घंटे होते हैं, 2.5 घंटे होते हैं, वो प्राइवेट मेंबर्स बिल्स के लिए रिजर्व्ड होते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा क्राइटेरिया आपको ध्यान रखना है कि लोकसभा के अंदर 6 बजे तक काम चलेगा और राज्यसभा में 5 बजे तक, और जो आखिरी के 2.5 घंटे होते हैं वो प्राइवेट मेंबर्स बिल के लिए होते हैं। 1 से 2 तक लंच, 12 से 1 ज़ीरो आवर, और उसी के बीच में पेपर्स टेबल किए जाएंगे, एंड 11 से 12 क्वेश्चन आवर। अच्छा, क्वेश्चन आर क्या होता है? क्वेश्चन आर सबसे पहला आर है रूल्स ऑफ प्रोसीजर में लिखा है, ठीक है। कहाँ लिखा है? रूल्स ऑफ प्रोसीजर में, कि भाई क्वेश्चन है कि रूल्स क्या है ना, ऐसे याद रख लेना। मेंबर्स क्वेश्चंस पूछते हैं और मिनिस्टर्स उनके आंसर्स देते हैं। मिनिस्टर्स के साथ साथ क्वेश्चंस प्राइवेट मेंबर से भी पूछे जा सकते हैं, मतलब क्वेश्चन से कोई भी अछूता नहीं रहेगा, क्वेश्चन किसी से भी पूछा जा सकता है। अच्छा, 3 तरीके के क्वेश्चंस आप देखेंगे। एक तो है स्टार्ड क्वेश्चंस। स्टार्ड क्वेश्चंस के लिए ओरल आंसर देना पड़ेगा, एंड उसमें आप और भी क्वेश्चंस पूछ सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, सिर्फ 20 क्वेश्चंस पिक हो सकते हैं एक दिन के लिए, एंड 15 दिन पहले ही एडवांस में सबमिट करने पड़ते हैं कि हम ये क्वेश्चन पूछने जा रहे हैं। अनस्टार्ड क्वेश्चंस क्या होंगे, ये भी 15 दिन पहले होंगे, लेकिन अनस्टार्ड मीन्स लिखित में आंसर होंगे, और जब लिखित में तो आप सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस कैसे पूछोगे। शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन, 10 डेज़ के नोटिस पर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। स्पीकर बोलेगा कि चलो ठीक है पूछ लो, ओरली पूछे जाएंगे तो इसके अंदर सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस होंगे, राइट। अब ज़ीरो आर क्या है, ये तो हो गया क्वेश्चन आर। अब ज़ीरो आर क्या है, तो क्वेश्चन आर रूल्स ऑफ प्रोसीजर में लिखा है। ज़ीरो आर तो एक इनोवेशन है, ज़ीरो तो इंडिया की इनोवेशन है ना 1962 से। रूल्स ऑफ प्रोसीजर में नहीं लिखा हुआ, ये कोई रूल नहीं है ज़ीरो नंबर देने का, ठीक है, ऐसे आप याद रख सकते हो। ये एक इनफॉर्मल डिवाइस है जो कि एमपी को है कि मान लीजिए एकदम से कुछ पूछना है तो ज़ीरो आर में वो ये बात कह सकते हैं। एमपी जो होते हैं वो स्पीकर्स को 10 बजे से पहले नोटिस दे देते हैं, क्योंकि देखो 10 बजे के बाद आप देखोगे तो 10 बजे के बाद 11 बजे से तो क्वेश्चन आवर शुरू हो जाना है ना, और 12 बजे से 1 बजे तक ज़ीरो आवर चलना है। तो 10 बजे से पहले ही जो क्वेश्चंस हैं एमपीज जो हैं वो नोटिस दे देते हैं, एंड जैसे ही क्वेश्चन आवर खत्म होगा तभी ज़ीरो आवर शुरू हो जाता है, एंड स्पीकर डिसाइड करते हैं कि कौन सा मैटर कंसीडर करना है, कौन सा मैटर नहीं। अच्छा, मोशंस क्या होते हैं? मोशंस ये होते हैं, हाउस अपने डिसीजंस, अपने ओपिनियंस बताता है किसी टॉपिक पर, कि वो उनको
मीन्स डिस्कस करना चाहते हैं या नहीं, तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर की इंफॉर्मेशन परमिशन से ही वो पूछ सकते हैं। अच्छा, कौन कौन से मोशन है? देखिए, सब्सटेंटिव मोशन पे जो प्रेसिडेंट है वो डिसाइड कर सकता था, है ना। तो ये सेल्फ कंटेन्ड इंडिपेंडेंट प्रपोजल है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट मैटर के साथ डील करता है, जैसे कि इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। अभी मैंने जब आपको प्रेसिडेंट के रिमूवल के बारे में बताया था तब मैंने आपको सब्सटेंटिव मोशन बताया था, और जब प्रेसिडेंट पढ़ाया था तब भी बताया था। सब्सटीट्यूट मोशन की सब्सटीट्यूट क्या होता है कि ओरिजिनल नहीं है, उसकी जगह कुछ और। सब्सिडरी क्या होता है कि जो मेन है उससे कुछ समझ में नहीं आ रहा तो उसके साथ कुछ और भी आपको देना पड़ेगा, सो दैट इज सब्सिडरी मोशन। अमेंडमेंट क्या होता है? जब आप ओरिजिनल मोशन में कुछ चेंज करना चाहते हो। सुपरसीडिंग मोशन क्या होता है? जब आप चाहते हो कि अब ये इशू खत्म हो जाए, किसी और इशू पे बात की जाए। एंसिलरी मोशन रेगुलर वे है जो कि आप अपने बिजनेस में जो भी वेरियस काइंड्स ऑफ बिजनेस है उसके साथ डीलिंग करते हो, राइट। नाउ व्हाट इज क्लोजर मोशन? क्लोजर मोशन क्या होगा कि ठीक है, अब डिबेट बंद करो एंड कट शॉर्ट द डिबेट। तो अब 4 तरीके से क्लोजर हो सकता है। सबसे पहले तो सिंपल क्लोजर। सिंपल क्लोजर मतलब कि भैया वोट करो और ख़त्म करो। कंपार्टमेंट्स, कोई बहुत बड़ा बिल है तो उसको पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। कंगारू मोशन की सिर्फ उछल उछल के सिर्फ इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट्स हैं, जो क्लोजेज हैं, वही डिस्कस करना। गिलोटिन की जो अनडिस्कस्ड क्लोजेज हैं उनको भी वोट के लिए डाल दो, ठीक है, कि भाई कुछ नहीं अब डिस्कस होने वाला, सीधा वोट करो। सो दैट इज गिलोटिन क्लोजर। प्रिविलेज मोशन क्या होता है? प्रिविलेज मोशन का मतलब होता है कि किसी पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस का ब्रीच हुआ है, मिनिस्टर की किसी पार्लियामेंट्री क्योंकि उनको कुछ कुछ फैसिलिटीज़ हैं भाई, उनकी कुछ रिस्पेक्ट है एंड वो ब्रीच हो जाती है। जैसे आपने देखा होगा कि अभी वो कुछ काफ़ी वायरल हो रहा था इंस्टाग्राम पे कि वो महाराष्ट्र के अंदर वो जो थे वो रैली निकाल रहे थे बीजेपी वाले, एंड वो जो एक लेडी थी बहुत गुस्सा हो जाती है, तो उन्होंने उसके खिलाफ केस भी किया कि भाई हमारी पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस ब्रीच हुई हैं। इसे मेंबर जो है वो लेकर आ सकते हैं एंड टू सेंसर द कंसर्न मिनिस्टर, किसी मिनिस्टर के लिए भी ये हो सकती है। कॉलिंग अटेंशन मोशन। कॉलिंग अटेंशन क्या होता है? दैट येस ऑल ऑफ यू लुक हियर, है ना। तो यहाँ पे मिनिस्टर के प्रति जो है हमें अटेंशन लेके आनी है, मिनिस्टर की अटेंशन से लेके आनी है किसी अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस पे, कि भाई कुछ आप इस पे अथॉरिटेटिव स्टेटमेंट दो। ये भी इंडियन इनोवेशन है एंड ये रूल्स ऑफ प्रोसीजर में लिखा हुआ है। वेरी इंपॉर्टेंट, रूल्स ऑफ प्रोसीजर में लिखा हुआ है, 0R के बारे में नहीं लिखा था, ठीक है, क्वेश्चन आर के बारे में लिखा था, कॉलिंग अटेंशन मोशन के बारे में लिखा है। व्हाट इज एडजर्नमेंट? एडजर्नमेंट आप देख रहे होगे कि बस अब बंद करो, है ना, कि अब डेफिनाइट मैटर जो है उसके ऊपर बात करो एंड इसके अंदर कम से कम 50 मेंबर्स का साथ चाहिए। ये राज्यसभा में नहीं होती एडजर्नमेंट मोशन। एडजर्नमेंट मतलब कि अब नहीं पता कि कितनी देर बाद मिलोगे, लेकिन हाँ 2.5 घंटे से पहले तो नहीं मिलने वाले हो। इसके अंदर क्या क्या कंडीशंस होंगी? एक मैटर से ज़्यादा नहीं होगा, स्पेसिफिक मैटर होंगे, प्रिविलेज के क्वेश्चंस नहीं होंगे एंड ऐसे मैटर पे डिस्कस नहीं करना है जो कि ऑलरेडी डिस्कस किया जा चुका है, और कोई ऐसे पॉइंट पर डिस्कशन नहीं करना है जो कि कोर्ट में एडजेक्टेड है, या कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं उठाना है जो डिस्टिंक्ट मोशन में उठाया जा सकता है। नो कॉन्फिडेंस मोशन का मतलब कि हमें अब अपनी जो पार्टी है उसके ऊपर विश्वास नहीं है, मेजॉरिटी लूज़ हो चुकी है, कम से कम 50 मेंबर का सपोर्ट चाहिए। लोकसभा रिमूव कर सकती है गवर्नमेंट को नो कॉन्फिडेंस मोशन पास करके। ये वर्ड कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा हुआ, कॉन्फिडेंस कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा हुआ, सी इज़ नॉट मेंशन इन कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्फिडेंस मोशन ये नया डिवाइस है कि भाई ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं कि पार्लियामेंट हंग हो रही है, माइनॉरिटी गवर्नमेंट है, कोalition गवर्नमेंट है, तो नहीं कि भाई हम लोगों के पास सपोर्ट है। प्रेसिडेंट कह सकता है कि भाई अपने आप को प्रूफ करो, और अगर मान लीजिए प्रूफ नहीं कर पाए तो सरकार गिर जाएगी। मोशन ऑफ थैंक्स क्या होता है? मोशन ऑफ थैंक्स क्या, इसके अंदर एक जो पॉइंट था, हाँ ये वाला थोड़ा ध्यान रखना है कि कम से कम 50 मेंबर्स का साथ होना चाहिए एडजर्नमेंट में, और एडजर्नमेंट में राज्यसभा नहीं होती। मोशन ऑफ थैंक्स इज सिंपल कि जो पहला सेशन हो गया, जनरल इलेक्शंस हो गए, पहला सेशन प्रेसिडेंट ने ले लिया, प्रेसिडेंट ने पॉलिसीज़ प्रोग्राम्स बता दी एंड उसके बाद मोशन ऑफ थैंक्स एंड फिर उसके ऊपर लोग वोट करेंगे एंड पास करना चाहिए वोट, अदरवाइज तो गवर्नमेंट फेल हो जाएगी, ठीक है। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। नो डे येट नेम्ड मोशन, पता नहीं किस डेट को क्या होने वाला है, तो स्पीकर ने बोला है लेकिन डेट नहीं पता। डायलेटरी मोशन, ये मोशन फॉर द एडजर्नमेंट ऑफ अ डिबेट, कोई डिबेट हो रहा था कि अब ये बंद करो। मोशन टू रिटार्ड, अब जो कुछ भी करे उसको डिले करो, बाद में करना। कोई भी मेंबर इसको मूव कर सकता है किसी भी टाइम पर। नाउ व्हाट इज सेंसर मोशन एंड नो कॉन्फिडेंस? देखिए नो कॉन्फिडेंस का मतलब तो ये होता है कि पार्टी के पास अब
वोट्स है ही नहीं, मतलब जो लोग हैं वो साथ दे ही नहीं रहे। तो यहाँ पे रीजंस देने की कोई ज़रूरत नहीं होती, ये पूरे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के खिलाफ जो है वो आ सकता है, मूव्ड अगेंस्ट द एंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। एंड अगर काउंसिल ये पास हो जाता है तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को रिज़ाइन करना पड़ता है। एंड ये कॉन्फिडेंस लेने के लिए है कि भाई आपका कॉन्फिडेंस लोगों में है भी, मतलब एमपीज आपके साथ हैं भी या नहीं है। सेंसर मोशन क्या होता है, इसमें रीज़न देना पड़ता है कि अच्छा क्यों सेंसर कर रहे हो किसी पर्टिकुलर मिनिस्टर को या किसी पूरे ग्रुप ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को। इसके अंदर स्पेसिफिक पॉलिसी स्पेसिफिक एक्शन होगा, एंड अगर पास हो गया तो वो पर्टिकुलर मिनिस्टर जो है वो रिज़ाइन करेगा, सारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स रिज़ाइन नहीं करेंगे। देन व्हाट इज़ पॉइंट ऑफ ऑर्डर। पॉइंट ऑफ ऑर्डर का मतलब मान लीजिए काम चल रहे हैं एंड नॉर्मल रूल्स फॉलो नहीं हो रहे, तो फिर जैसे क्लास में एकदम टीचर को गुस्सा आ जाता है कि एकदम सब बंद करो, कोई डिबेट नहीं होगा, है ना, अब सब कुछ बंद एकदम, तो रूल्स फॉलो करो, सो दैट इज़ पॉइंट ऑफ ऑर्डर। हाफ एन आवर डिस्कशन क्या होता है कि कोई इंपॉर्टेंट पब्लिक इंपॉर्टेंट कोई कॉन्सेप्ट है एंड वीक में 3 डेज दिए जा सकते हैं इसको कि भाई ये हाफ एन आवर डिस्कशन होना चाहिए, इसके लिए कोई फॉर्मल मोशन या वोटिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती। वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब हफ्ते में 3 दिन आप हाफ एन आवर डिस्कशन कर सकते हो, कुछ ऐसी खास फॉर्मेलिटी की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आधे घंटे की तो बात है, ऐसे याद हो जाएगा। शॉर्ट ड्यूरेशन 2 घंटे का होता है कि 2 घंटे का होगा, पब्लिक इंपॉर्टेंस का होगा, स्पीकर 2 दिन देगा इसके लिए, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए 2 घंटे 2 दिन, इसके अंदर भी फॉर्मल मोशन की ज़रूरत नहीं होती। स्पेशल मोशन पॉइंट ऑफ ऑर्डर नहीं है, हाफ एन आवर डिस्कशन नहीं है, ये रूल्स 37 में लिखा हुआ है, 377 में लिखा हुआ है, स्पेशल है ना तो 377 नंबर इज़ स्पेशल, तो लिखा हुआ है। नाउ व्हाट इज़ रिजोल्यूशन। रिजोल्यूशन मीन्स हाउस की या गवर्नमेंट की कोई पब्लिक इंटरेस्ट का टॉपिक है जिस पे अटेंशन की ज़रूरत है। तो एक तो होते हैं प्राइवेट मेंबर, जो कि प्राइवेट मेंबर लेके आते हैं, उनको अलाउड होता है कि भाई फ्राइडेज़ पर या आफ्टरनून सिटिंग में ही आपका पॉइंट डिस्कस होगा। एक होता है गवर्नमेंट रिजोल्यूशन, जो कि कोई मिनिस्टर लेके आते हैं, मंडे टू थर्सडे लेकर आ सकते हैं। एक होता है स्टैट्यूटरी रिजोल्यूशन, ये प्राइवेट मेंबर भी ला सकता है, मिनिस्टर भी लेकर आ सकता है। सभी रिजोल्यूशंस सब्सटेंटिव मोशन की कैटेगरी में आते हैं, बट सभी मोशन सब्सटेंटिव नहीं होते। सब्सटेंटिव क्या होता है अभी मैंने आपको ऊपर पढ़ाया था। सभी मोशन ज़रूरी नहीं है वोट ऑफ द हाउस के लिए रखे जाएं, लेकिन रिजोल्यूशंस के ऊपर वोट करना ज़रूरी होता है, ठीक है। मोशंस पर वोट करना ज़रूरी नहीं होता, मोशंस अभी हमने पढ़े हैं, नो कॉन्फिडेंस मोशन, सब्सटेंटिव मोशन, सब्सिडरी मोशन। रिजोल्यूशन पर वोट करना पड़ेगा। सभी रिजोल्यूशन सब्सटेंटिव मोशन में आते हैं, बट मोशन इज़ अ वाइडर कॉन्सेप्ट, ठीक है। मोशन बहुत बड़ी चीज़ है, रिजोल्यूशन उसका छोटा सा पार्ट है, राइट। यूथ पार्लियामेंट 4th ऑल इंडिया विप्स कॉन्फ्रेंस की बेसिस पे ये आया था, ताकि यंगर जनरेशन भी पार्लियामेंट के प्रैक्टिसेस प्रोसीजर्स को समझें, एंड जो मिनिस्ट्री है पार्लियामेंट्री अफेयर्स की वो इन लोगों को ट्रेनिंग वगैरह भी प्रोवाइड करती है। पार्लियामेंट में लेजिस्लेटिव प्रोसीजर क्या है। देखिए बिल है, मान लीजिए कोई बिल है जिसको पास कराना है, जब वो पास होगा तभी वो लॉ या फिर एक्ट बनेगा। तो एक तो होते हैं पब्लिक बिल्स और एक होते हैं प्राइवेट बिल्स। नाउ सी पब्लिक बिल्स एंड प्राइवेट बिल्स। देखिए पब्लिक बिल मीन्स गवर्नमेंट जो पार्टी है, मीन्स जैसे बीजेपी की पार्टी अभी है, तो उनके कोई मिनिस्टर कोई बिल लेकर आए कोई गवर्नमेंट की पॉलिसी से रिलेटेड, एंड बहुत हाई चांस है कि वो अप्रूव हो जाएंगे, और अगर नहीं हुए तो गवर्नमेंट को रिज़ाइन भी करना पड़ सकता है। इसके इंट्रोडक्शन के लिए 7 दिन का नोटिस देना पड़ता है, एंड जो भी डिपार्टमेंट है वो लॉ डिपार्टमेंट के साथ मिलकर इसको ड्राफ्ट करती है बिल को। प्राइवेट मेंबर बिल एमपी है, मिनिस्टर नहीं है, ठीक है। ऑपोजिशन पार्टी होते हैं, बहुत कम चांसेस हैं कि इनके बिल अप्रूव होंगे, एंड अगर रिजेक्ट हो भी जाते हैं तो कोई कॉन्फिडेंस वाली दिक्कत है नहीं, क्योंकि पार्टी तो मतलब वो तो इलेक्शंस जीत के आए हैं, कोई ये तो है नहीं कि उनकी सरकार बनी हुई है। इसमें 7 डेज नोटिस, इसमें 1 मंथ नोटिस, एंड इसमें ड्राफ्टिंग का काम मेंबर्स ही करेंगे, कोई लॉ मिनिस्टर जो है वो लॉ डिपार्टमेंट साथ नहीं देगा। 4 कैटेगरीज हैं बिल्स की। एक होते हैं ऑर्डिनरी, मनी, फाइनेंशियल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। ऑर्डिनरी बिल्स मीन्स बस कोई भी चीज़ पैसे से रिलेटेड नहीं है। मनी बिल टैक्स से रिलेटेड होगी, पब्लिक एक्सपेंडिचर मतलब लोगों के पैसों से रिलेटेड होगी। फाइनेंशियल बिल्स कौन से होंगे, मनी बिल के अलावा जो बिल्स हैं, ठीक है, मतलब मनी बिल नहीं होना चाहिए, टैक्स और पब्लिक एक्सपेंडिचर से रिलेटेड नहीं होना चाहिए, बाकी सब फाइनेंशियल बिल्स। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल्स के संविधान में ही चेंज लेकर आना है। ऑर्डिनरी बिल्स का साथ क्या सिचुएशन होगी, मान लीजिए कोई भी नॉर्मल बिल आया, मान लीजिए नॉर्मल बिल आया
कि अब जैसे मान लीजिए नीट के पेपर में चीटिंग हुई है तो इसके लिए कोई एक सख्त कानून बनना चाहिए। तो बिल इंट्रोड्यूस होगा, गैजेट में पब्लिश होगा, फर्स्ट रीडिंग होगी, किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, मिनिस्टर भी ला सकते हैं, मेंबर भी ला सकते हैं, एंड टाइटल होगा, ऑब्जेक्टिव्स होंगे। कोई डिस्कशन पहली स्टेज पे नहीं होगा, पहली डिस्कशन पे स्टेज पे नहीं होता, मतलब पहली डिस्कशन नहीं होगी। एंड पहले वो गैजेट में पब्लिश होगा, फिर गैजेट में पब्लिश हो जाएगा, फिर लीव ऑफ द हाउस लेना ज़रूरी नहीं है। फिर उसके बाद बिल की जनरल डिटेल स्क्रूटिनी होगी। फिर 3 सब स्टेजेस हैं। अब जब गैजेट में छप चुका है फिर आएगी जनरल डिस्कशन, मतलब पहले छप चुका, फिर वो जो प्रिंटेड कॉपीज़ हैं वो सभी मेंबर्स को दे दिए जाएंगे, फिर डिस्कशन होगी। अभी भी डिटेल्स नहीं डिस्कस होंगी, सिर्फ प्रिंसिपल्स एंड प्रोविजंस डिस्कस होंगे। अब हाउसेस के पास 4 ऑप्शन हैं, या तो आप बिल को मतलब कंसिडरेशन में ले लो, या फिर आप बिल को किसी कमेटी को दो कि भाई ये कमेटी जो है वो देखे इस बिल को, या फिर जॉइंट कमेटी को दे दो दोनों हाउसेस से रिलेटेड, या फिर बिल को पब्लिक ओपिनियन के लिए रख दो। अब कमेटी स्टेज, अगर मान लीजिए कमेटी को दे दिया गया तो कमेटी उस बिल को देखेगी, स्टेप बाय स्टेप देखेगी, और अगर कुछ लगता है कि कुछ प्रोविजंस अमेंड करने की ज़रूरत है तो करेगी। कंसिडरेशन बिल, अब जो हाउस है वो अब बिल्स के प्रोविजंस को भी देखेगा। पहले देखिए प्रोविजंस नहीं डिस्कस कर रहे थे, अब प्रोविजंस को देखेगा, हर क्लोज डिस्कस होगा, हर क्लोज पे वोट होगा। अब मेंबर्स भी अमेंडमेंट ला सकते हैं, पहले कमेटी अमेंडमेंट्स बताएगी, फिर मेंबर्स बताएंगी, ठीक है। तो इस तरीके से बिल आते हैं। फिर होगी थर्ड रीडिंग, ये फर्स्ट रीडिंग हो गई, फिर यहाँ पे आपकी आएगी अब थर्ड रीडिंग, ठीक है। सेकंड रीडिंग के अंदर वो सब स्टेजेस हो गई। फिर जो बिल है या तो एक्सेप्ट करो या रिजेक्ट करो। अब यहाँ पे कोई अमेंडमेंट्स नहीं है, अमेंडमेंट्स वगैरह हो गए, अगर मेजॉरिटी ने पास कर दिया तो पास, फिर जाएगा किसके पास, दूसरे हाउस के पास, और फिर दूसरे हाउस में भी यही सब स्टेजेस चलेंगी। अब दूसरे हाउस के पास क्या क्या ऑप्शन है, या तो बिना अमेंडमेंट के पास कर दो, या अमेंडमेंट्स दो और दोबारा से फर्स्ट हाउस में रिटर्न करो, या बिल को रिजेक्ट कर दो, या कोई एक्शन मत लो। अगर मान लीजिए फर्स्ट हाउस ने मान लो अमेंडमेंट्स करके भेजा, लोकसभा ने राज्यसभा के पास कुछ भेजा, या तो राज्यसभा क्या कर दे, पास कर दे, या कोई एक्शन ना ले, या रिजेक्ट कर दे, या फिर रिकमेंडेशन दे। अब रिकमेंडेशन दी और लोकसभा ने उसको ठीक कर दिया और प्रेसिडेंट के पास भेज दिया, तो प्रेसिडेंट साइन कर देगा कि ठीक है भाई दोनों ही तो रेडी हैं। अगर मान लीजिए पहला हाउस ने जो राज्यसभा ने सजेशंस दिए वो रिजेक्ट कर दिया कि नहीं हम तुम्हारी बात नहीं मानते, ठीक है, तो डेडलॉक हो सकता है, तो फिर जॉइंट सिटिंग बुलानी पड़ेगी एंड प्रेसिडेंट उसको बुलाएंगे। अब प्रेसिडेंट के पास 3 ऑप्शन है। मान लीजिए प्रेसिडेंट के पास बिल आया, या तो हाँ कर दो, हाँ करती एक्ट बन जाएगा, या फिर बिल को रखे रखो, एसेंट रोक लो अपनी, या फिर बिल को रिकंसिडरेशन के लिए भेज दो, और वापस से अगर बिल उसको पास करता है तो मतलब मेंबर्स पास करते हैं तो प्रेसिडेंट को हाँ करनी पड़ती है। प्रेसिडेंट सिर्फ थोड़े देर टाइम के लिए सस्पेंड कर सकते हैं बिल को। व्हाट इज़ मनी बिल? मनी बिल वो होगा जिसमें टैक्सेशन एंड पब्लिक एक्सपेंडिचर से रिलेटेड चीज़ें होंगी, एंड कोई भी बिल मनी बिल तभी होगा जब उसमें ओनली प्रोविजंस, अब क्या क्या है इसके अंदर, जैसे मान लीजिए टैक्स से रिलेटेड, बोरोइंग से रिलेटेड, कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से रिलेटेड, कॉन्टिजेंसी फंड ऑफ इंडिया से रिलेटेड, कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में अप्रोप्रिएशन ऑफ मनी से रिलेटेड, एक्सपेंडिचर से रिलेटेड, रिसिप्ट ऑफ मनी से रिलेटेड, कोई भी मैटर कॉन्टिजेंसी फंड, कॉन्सोलिडेटेड फंड, बोरोइंग से, टैक्स से, इनसे रिलेटेड होता है तो वो मनी बिल होता है। लेकिन मनी बिल कब कब नहीं होता ये ध्यान रखो, फाइन्स लगाना, लाइसेंसेस, फीस लेना, लोकल अथॉरिटीज़ हैं उनके टैक्स नहीं आते मनी बिल के अंदर। स्पीकर का डिसीजन फाइनल होता है कि ये मनी बिल है या फिर नहीं है, उसके डिसीजन को कोर्ट ऑफ लॉ में नहीं डिस्कस किया जा सकता, क्वेश्चन नहीं किया जा सकता। मनी बिल सिर्फ लोकसभा में आते हैं, वो भी प्रेसिडेंट से पहले पूछ के, इसलिए प्रेसिडेंट कभी भी मनी बिल को रिकमेंडेशन वापस रिकंसिडरेशन के लिए नहीं भेजता, क्योंकि पहले ही उसकी परमिशन लेके लोकसभा में मनी बिल इंट्रोड्यूस किया जाता है। राज्यसभा गवर्नमेंट बिल है एंड ये सिर्फ और सिर्फ मिनिस्टर के द्वारा ही इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। राज्यसभा मनी बिल को ना रिजेक्ट कर सकता ना अमेंड कर सकता, सिर्फ रिकमेंडेशंस दे सकता है और लोकसभा के पास बिल वापस भेज सकता है विद इन 14 डेज। 14 डेज में राज्यसभा को लोकसभा के अंदर बिल वापस भेजना पड़ता है। लोकसभा की मर्जी है, राज्यसभा की सुनो मत सुनो। हो गया मनी बिल। अब आ जाइए फाइनेंशियल बिल्स। एक काम करते हैं, फाइनेंशियल बिल्स, हाँ तो मैं आपको फाइनेंशियल बिल्स और करा देती हूँ, फिर हम जो टॉपिक है वो कल करेंगे। पार्लियामेंट 2 सेशंस में आपके पास आएगा, क्योंकि पार्लियामेंट देखिए ऑलरेडी बहुत बड़ा है, तो इसको अभी तक जो कराया है वो आप रिवाइज़ करके रखें, अभी तक सब कुछ लर्न करके रखें, ठीक है।
देखिए फाइनेंशियल बिल्स में मनी बिल हमने डिस्कस कर लिया आर्टिकल 110। फाइनेंशियल बिल्स जो उसमें नहीं आते, मनी बिल में नहीं आते, तो एक तो हैं फर्स्ट और एक हैं सेकंड। ये फिस्कल मैटर से डील करते हैं, यानी कि सरकार की रिवेन्यू से और एक्सपेंडिचर से। देखिए फर्स्ट क्या है, सेकंड क्या है। फर्स्ट आर्टिकल 110 में लिखे हुए हैं, जनरल लेजिस्लेशन के होते हैं। इनको राज्यसभा रिजेक्ट भी कर सकती है, अमेंड भी कर सकती है, जॉइंट सिटिंग हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। प्रेसिडेंट हाँ भी कर सकता है, रिटर्न भी कर सकता है। सिमिलैरिटी क्या है, दोनों के दोनों पहले लोकसभा में ही होते हैं, प्रेसिडेंट के प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन पे इंट्रोड्यूस करते हैं, ये सिमिलैरिटी है। अदरवाइज बाकी सब केसेस में ऐसी है जैसे कि ऑर्डिनरी बिल है। फिर फाइनेंशियल बिल सेकंड क्या है, ये एक्सपेंडिचर से रिलेटेड होते हैं कि भाई कंसोलिडेटेड फंड से पैसे लेने हैं, लेकिन वो वाले पैसे नहीं जो आर्टिकल 110 में लिखे हैं। इनको भी पार्लियामेंट रिजेक्ट, अमेंड कुछ भी कर सकती है, रिजॉल्व किया जा सकता है जॉइंट सिटिंग के थ्रू। प्रेसिडेंट रिटर्न भी कर सकती है। प्रेसिडेंट का रिकमेंडेशन इसमें ज़रूरी नहीं होता, इन दोनों में ज़रूरी होता है, फाइनेंशियल बिल फर्स्ट में एंड मनी बिल में। लेकिन फाइनेंशियल बिल सेकंड के अंदर प्रेसिडेंट का रिकमेंडेशन ज़रूरी नहीं होता, ये एक ऑर्डिनरी बिल की तरह है। अब इसके बाद जो हमारे टॉपिक्स रह गए हैं, जॉइंट सिटिंग एंड कुछ टॉपिक्स हैं, तो कल और 1 घंटे की वीडियो के करीब बनेगी एंड आपका पार्लियामेंट भी कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद जो टॉपिक्स रहेंगे, प्रेसिडेंट तो मैंने करा दिए ना, हाँ, इसके बाद थोड़े से छोटे छोटे टॉपिक्स आ जाएंगे। सो थैंक यू सो मच एंड थैंक यू फॉर रियली सपोर्ट।